हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए शुरुआत में प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित की जाएगी? तो शुरुआती तौर पे 10 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए डाटा सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय है वो यूपी सरकार ने लिया है। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का जो पहला डाटा सेंटर है वो कहाँ पे खुलेगा, कहाँ पे खुला है? तो वो जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया गया। याद होगा, उत्तर भारत का पहला है और यूपी का भी पहला होगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हाल ही में पहली बार घर से मतदान किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, श्याम शरण नेगी। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगला है, T20 इंटरनेशनल विश्व कप के इतिहास में 3 मौकों पर 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि PGI पर रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मेघालय में। अगला है, किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2022 नई दिल्ली में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला है, किस राज्य में लव जिहाद घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया गया? तो ये जो ठिया आंदोलन है ये महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कवक की एक नए वंश की खोज का दावा किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, BHU। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान विभाग जो BHU का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उत्तराखंड से एकत्रित किए गए नमूने से कवक की एक नए वंश की खोज का दावा किया है। विभाग के जो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह हैं उन्होंने बताया कि जुलाई 2019 में सर्वेक्षण के दौरान उत्तराखंड से बरगद जो पेड़ है इसके कवक द्वारा रोग ग्रसित पत्तियों के नमूनों को इकट्ठा किया गया था। दोस्तों, कवक का जो वैज्ञानिक ये जो बरगद है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेंसिस। ये जो बरगद है इसका साइंटिफिक नेम है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन, तो बरगद का यहाँ से याद रखेंगे। प्रयोगशाला में इस कवक को उगाकर एवं इसका गहन अध्ययन करने के पश्चात नई वंश के बारे में पूरी जानकारी मिली है। ये खोज आधुनिक पॉलीफेजिक तकनीक का उपयोग करके किया गया जो जीवों की पहचान करने में सबसे अधिक उपयुक्त और अहम मापदंड मानी जाती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो कवक की एक नई प्रजाति की खोज हुई है वो किसने की है? तो BHU के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नए वंश की जो है इसकी खोज की है कि ये जो कवक है ये एक नए वंश का है। तो याद रखेंगे, अगर ये पूछा जाता है कि जो ये नमूने हैं कहाँ से एकत्रित किए गए थे, तो उत्तराखंड से नमूने एकत्रित किए गए थे कवक के, जो कि बरगद द्वारा ये प्राप्त किए गए थे। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे आप कि किसके द्वारा? तो BHU के वैज्ञानिकों के द्वारा कवक की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक पैनल का गठन किया, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन ये जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया।
समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगी। और ये जो समिति है जो बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ये जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया, और ये जो समिति होगी इसकी अध्यक्षता करेंगे IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक, तो यहाँ से इनका नाम याद रखेंगे। अगला है संगीत नाटक अकेडमी किस शहर में 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का पहली बार आयोजन कर रही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों संगीत नाटक एकेडमी जो है ये लखनऊ में, कहाँ पे याद रखेंगे? लखनऊ में 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का पहली बार आयोजन कर रही है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेटिंग अवध पर रखा गया है। इस फेस्टिवल में देश के जाने माने और नामचीन लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कहानीकारों और कलाकारों का जमावड़ा होगा, यानी कि ये सब जो है इसमें भाग लेंगे। फेस्टिवल का शुभारंभ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। महोत्सव 4 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक ये रहेगा। महोत्सव में 3 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साहित्यकार प्रतिभाग करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पहली बार, क्योंकि जो संगीत नाटक अकेडमी है ये पहली बार जो है 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कर रही है लखनऊ में। तो इस बात को याद रखेंगे आप। और ये कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 4 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक ये आयोजन इसका किया जाएगा। और इसमें 3 भाषाओं वाले जो साहित्यकार हैं, जो पत्रकार हैं, कहानीकार हैं, वो इसमें जो है भाग लेंगे, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि फेस्टिवल का शुभारंभ किसने किया, तो आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने जो है फेस्टिवल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की बात है, तो आज हम लखनऊ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा यूपी का मैप है, यहाँ पर हम देखेंगे लखनऊ कहाँ पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूपी का मैप है और यहाँ पर ये लखनऊ पड़ता है। दोस्तों जो लखनऊ है ये यूपी के किन किन जिलों की सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाराबंकी हो गया, ऊपर की ओर देख सकते हैं सीतापुर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरदोई है, नीचे उन्नाव है और यहाँ पे रायबरेली है। तो ये कितने हैं? 5 जिले हैं जिनकी सीमा को लखनऊ टच करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को लखनऊ टच करता है। दोस्तों लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप याद रखेंगे अगर आपसे नदी पूछा जाता है तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ से क्वेश्चन एक और बनता है कि अभी जो प्रदेश की राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो लखनऊ है, लेकिन इससे पहले प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो इससे पहले प्रदेश की जो राजधानी है वो इलाहाबाद थी, और इलाहाबाद से बदल करके लखनऊ इसकी राजधानी कब की गई? तो ये आप याद रखेंगे 1921 में जो है इलाहाबाद से बदल करके लखनऊ इसकी राजधानी की गई है। दोस्तों लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। कौन कौन सी हुए हैं? तो याद रखेंगे आप 15वां अधिवेशन हुआ है, इसके अलावा 15वां हुआ है, 32वां हुआ है और 50वां हुआ है। तो ये जो है 3 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, कहाँ पे? लखनऊ में। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 32वां अधिवेशन, क्योंकि 32वें अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मुस्लिम लीग से समझौता जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो 32वें अधिवेशन में। अब यहाँ से एक बात और होती है कि जो 32वां कांग्रेस का जो अधिवेशन है 32वां, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार, इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार, ये नाम याद रखेंगे, मजूमदार। इन्होंने जो है 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये चीज़ है, कई बार एग्जाम इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो कांग्रेस का 32वां लखनऊ अधिवेशन था किसने अध्यक्षता की थी? तो याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और लखनऊ का ODOP भी याद रखेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। वैसे आपको ODOP के लिए हमने आपको रिवाइज कराए थे लगातार, तो याद होंगे लखनऊ का ODOP क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। तो लखनऊ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड ने। दोस्तों ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये है दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन।
देख सकते हैं ये जो है दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है। दोस्तों दुनिया की जो सबसे लंबी यात्री ट्रेन है वो चली है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। नाम याद रखेंगे। इस ट्रेन में 100 डिब्बे थे जो आल्प्स की पहाड़ियों में चली है। इस ट्रेन की लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर इस ट्रेन की लंबाई है। रशियन रेलवे आरएचबी ने घोषणा किया कि उसने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ पर दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जो ट्रेन है ये 1910 मीटर लंबी है, यानी लगभग 2 किलोमीटर। ट्रेन 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों या 100 कोचों को जोड़कर बनाई गई है। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन विश्व धरोहर मार्ग से गुजरते हुए अल्वेन्यू और लैंडवासर वायाडक्ट को पार करते हुए 22 सुरंगों से होकर के गुजरेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आप याद रख लेंगे, इसको नोट भी करेंगे कि जो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है ये कहाँ पे चली। तो दुनिया की जो सबसे लंबी यात्री ट्रेन है ये चलाई गई है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड ने जो है चलाई है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है तो 1910 मीटर इस ट्रेन की लंबाई है। इस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं तो 100 डिब्बे हैं इस ट्रेन में। ठीक, वैसे नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी जो ट्रेन है वो किस देश में चली, किस देश ने चलाई, तो स्विट्जरलैंड ने। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो नाम याद रखेंगे आप, केन तनाका। क्या नाम है, केन तनाका। केन तनाका इनका नाम है और इनका हाल ही में निधन हुआ है, केन तनाका का, और इनका हाल ही में निधन हुआ। और ये जो है विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। ठीक है, कितनी एज थी इनकी तो 119 साल इनकी एज थी। और इनका जो निधन है वो कब हुआ था तो अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में इनका निधन हुआ और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। याद रखेंगे इनका नाम केन तनाका। अगला क्वेश्चन है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को, यहाँ पे होगा चोटियों, 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम याद रखेंगे आप, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 8000 मीटर से अधिक 5 चोटियों को फतह किया। ठीक है, कौन कौन सी चोटियों को इन्होंने फतह किया है तो माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट लोहत्से हो गया, माउंट मकालू हो गया, माउंट किलिमंजारो हो गया और कंचनजंगा हो गया। ठीक, तो इनका नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले व्यक्ति कौन है। तो ये आपको कई बार बताया है, कामी रीता शेरपा। याद होगा आपको, कामी रीता शेरपा ये जो है सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले व्यक्ति हैं। और इन्होंने कितनी बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया तो 26 बार। और हाल ही में अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह किया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 26 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगला है प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा है। यानी आपने देखा होगा कि जो सिगरेट है, तंबाकू है, इस पर जो है स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखी रहती है उसके पैकेट पर, लेकिन हर एक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बन गया तो ये बन गया है कौन सा, कनाडा। ये बन गया है कनाडा। इसको याद रखेंगे, प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखने वाला। अगला है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ विकसित किया गया। तो दुनिया का जो सबसे लंबा कांच का पुल है ये विकसित किया गया है कहाँ पे, वियतनाम में। वियतनाम में। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको कराए हुए हैं और कई बार आपको रिवाइज भी कराए हैं। तो दुनिया का सबसे लंबा जो कांच का पुल है कहाँ पे विकसित किया गया, वियतनाम में। और दोस्तों इस कांच के पुल को नाम क्या दिया गया तो वो भी याद रखेंगे आप, सफ़ेद ड्रैगन। सफ़ेद ड्रैगन जो है इसको नाम दिया गया है इस कांच के पुल को। अगर लंबाई की बात करें तो कितना है तो 632 मीटर इसकी लंबाई है। अगला है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है ये कहाँ पे है तो चीन के संघाई प्रांत में। चीन के संघाई प्रांत में जो है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जो है अच्छे से याद कर लें और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में कुछ दिन पहले भारत में जो है सबसे लंबी, यानी कि भारत की सबसे लंबी जो है मालगाड़ी चलाई गई थी। याद होगा आपको 15 अगस्त को ये चलाई गई थी और इसकी लंबाई कितनी थी तो 3.5 किलोमीटर ये लंबी थी, जो कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी। और उसको नाम क्या दिया गया था तो सुपर वासुकी। सुपर वासुकी जो है यहाँ पर हम लिखते हैं सुपर वासुकी
सुपर वासुकी उसको नाम दिया गया था, जो कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी, याद होगा आपको। और उसमें कितने डिब्बे थे, तो 295 उसमें डिब्बे थे, तो ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जन्मे भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था कि जो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं उन्होंने पहली बार अपने घर से मतदान किया। क्यों किया था? क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं था। और ये आपको इमेज दिखाई दी हमने, ये भारत के पहले मतदाता थे स्वतंत्र भारत के, लेकिन हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। दोस्तों भारत के पहले जो मतदाता थे श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कल्पा में स्थित उनके आवास पर इनका निधन हो गया। ये 106 साल के थे, 105 साल के थे, क्योंकि इनका जो जन्म है वो 1917 में हुआ था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को आखिरी मतदान अपने घर से किया था। अभी 2 नवंबर को इन्होंने जो है मतदान किया था, और स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से इन्होंने घर पर ही मतदान किया था। और इससे पहले इन्होंने कभी भी घर पे मतदान नहीं किया, हर बार ये जो है पोलिंग बूथ पर जाते थे। 1 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था। 1951 से लेकर के अब तक 16 बार लोकसभा का चुनाव में इन्होंने मतदान किया। इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने 34वीं बार मतदान किया था, और 2014 से ये हिमाचल प्रदेश की चुनाव आइकन भी रही है। तो दोस्तों याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो श्याम शरण नेगी का हाल ही में निधन हुआ है, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? मतदाता थे। अगला है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, और ऐसे स्थिति से निपटने के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी, और उसके बाद जो है विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। यानी इस दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 2015 को, लेकिन पहली बार कब मनाया गया? तो 5 नवंबर 2016 को ये पहली बार मनाया गया। तो याद रखेंगे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर जेरार्ड पिक ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, स्पेन के। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। स्पेन के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जेरार्ड पिक। दोस्तों स्पेन के जो महान फुटबॉलर हैं जेरार्ड पिक, इन्होंने 3 नवंबर 2022 को बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की। वह 10 साल की उम्र में कैंप नो में शामिल हुए थे। जेरार्ड पिक 2004 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकादमी में शामिल हुए थे। उन्होंने 2008 में तत्कालीन मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन से तहत अपनी पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो महान फुटबॉलर हैं जेरार्ड पिक, जिन्होंने हाल ही में खेल से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से ये संबंधित है। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्पेन के जो खिलाड़ी हैं जेरार्ड पिक, इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? तब आपको याद रखना ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने। दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता। जियो ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया। तो यहाँ से याद रखेंगे कि क्लाउड नेटिव अवार्ड जो है ये किसने जीता है, किस कंपनी ने? तो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की है। यानी इससे पहले भी जो बेंजामिन नेतन्याहू है यही इजराइल के प्रधानमंत्री थे, और फिर से जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी पार्टी कौन सी है? तो लिकुड पार्टी। पार्टी का नाम याद रखेंगे, लिकुड पार्टी से संबंध रखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और उनके अन्य सहयोगी दलों ने हाल ही में हुए इजराइल चुनाव 2022 में
जीत हासिल की है। तो याद रखेंगे यहाँ से कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इजराइल से संबंधित आपको क्या याद रखना है, इसकी कैपिटल करेंसी। इजराइल की कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की करेंसी क्या है, तो न्यू सिकल इजराइल की करेंसी है। और पीएम यहाँ के कौन बन गए, तो बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, लियोनल मेसी को। जो दोस्तों एडटेक प्रमुख बायजूस है, उसने फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी को अपनी सामाजिक शाखा एजुकेशन फॉर ऑल पहल का, कौन सी है, एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फुटबॉलर लियोनल मेसी जो पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उन्होंने समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बायजू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखेंगे जो बायजू है कंपनी है, एडटेक कंपनी, तो इसने जो है किस फुटबॉलर को अपनी सामाजिक शाखा एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो लियोनल मेसी को। याद रखेंगे ये फुटबॉलर हैं। तो दोस्तों ये थे 6 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट था, सूर्य कुमार यादव, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी लोग वीडियो को जो है लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो इसी तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।